रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 1 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 33। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले उस मौजू पर बात करेंगे जिसका शोर हर तरफ है कि क्या आसिम मुनीर ने नए वंडर बॉय का इंतखाब कर लिया है जिसने शहबाज शरीफ को रिप्लेस करना है, और अगर कर लिया है तो वो कौन है? क्या वो बिलावल जरदारी हैं या कोई और है? इसके साथ ही साथ क्या मरियम नवाज़ के दिन भी एज आ फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर के पूरे हो गए हैं या उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाएगा लेकिन विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस? इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। और ये क्यों हमें बात करने की, एक तो शोर है ज़ाहिर हर तरफ, लेकिन क्या कोई और भी कंपेलिंग रीज़न है कि हम आपके सामने ये स्टोरी सबसे पहले रख रहे हैं? तो पूरी तफसील से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद और 3 टाउट्स, जब आपके सामने ये पूरी कहानी रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त सबसे बड़ा टाउट किस्म का मीडिया ग्रुप है, उन्होंने कल एक स्टोरी पब्लिश की। जब वो स्टोरी पब्लिश की, परसों की असल में, जब स्टोरी पब्लिश की तो उसमें जो राइटर था उस स्टोरी का, वो भी सबसे बड़ा, जिनके बारे में तासर है कि वो सबसे बड़ा टाउट ग्रुप है। जाहिर है पहले तो मीडिया हाउस के बारे में तासर है कि वो टाउट ग्रुप है, जर्नली टाउट है। जियो जंग ग्रुप की बात कह रहे हैं, उनके बारे में ये तासर है। उसके बाद जो स्टोरी बीच में लिखने वाले अंसार अब्बासी, उनके बारे में उससे भी ज़्यादा तासर है कि वो बहुत बड़े टाउट हैं। और जिनको वो उसमें साइट कर रहे हैं, मतलब कि उस स्टोरी को जिस शख्स की या जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर वो सारी स्टोरी बुनी गई, वो वकील साहब हैं जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं। उनके बारे में भी तासर यही है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं। अब जाहिर है इन तीनों के बारे में ये आप ये कहिए कि तासर है, कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा है नहीं, तीनों को कोई जर्नल्स ने सर्टिफिकेट तो इशू नहीं किया होना कि मैं आपके सामने रखूँ, या कोई हतमी कागज़ तो है नहीं। तो जो सबके बारे में आम एक तासर है वो आपके सामने रखा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो स्टोरी पब्लिश करता है। अंसार अब्बासी साहब उसके राइटर हैं और जो वकील साहब हैं, जो फैज़ हमीद के वकील हैं, वो उसके अंदर एक बयान देते हैं और बयान बड़ा ही लच्छेदार है। बयान वो ये देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद किसी के खिलाफ भी वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे। मतलब वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे और इसलिए कोई और ऐसा केस नहीं शुरू हो रहा जिसमें वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या ये बयान जो है, अगर गौर करें तो, अगर ऐसा हो भी रहा, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ सच है, आल्दो कि इसका जो ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, मतलब जो वकील साहब हैं, आगे जो लिखने वाला है और आगे छापने वाला है, ये पूरी लड़ी जो है, इन तीनों के बारे में तासर है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या ये उनके टाउट हैं। अब अगर पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, सच भी है, तो इसका तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है, जनरल्स को इसका नुकसान है इस स्टोरी के आउट होने का। अब ये स्टोरी को मतियुल्लाह जान या कोई और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अगर लिखता तो हमें समझ आती कि उनकी मर्जी के बगैर ये स्टोरी लीक हो गई कहीं से और लिखी गई। अब जियो जंग ग्रुप ये स्टोरी लिख रहा है, छाप रहा है, अंसार अब्बासी ये लिख रहा है और पीछे जो वकील साहब हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तीनों ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए में नहीं कर सकते जो जर्नल्स इन्हें करने को ना कहें। तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो ये खबर मार्केट में देना चाहते थे कि फैज़ हमीद कोई बयान नहीं दे रहे और कोई नया केस इमरान खान के ऊपर नहीं बन रहा। ये पहला पॉइंट है जो आप साइड पर लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है स्टोरी। तो सबसे पहले ये तो तय हो गया कि तीनों लोग जो हैं वो कोई मतियुल्लाह जान की तरह या दूसरे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही मीडिया हाउस, ना ही जर्नलिस्ट और ना ही जो वकील साहब हैं। तीनों के बारे में मेरा तज्जिया, मेरा तासर यही है, या लोगों का तासर भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं जर्नल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ करवाया गया, ये सब कुछ बुलवाया गया। इसकी एक और वजह भी है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो वकील साहब हैं, ये कल परसों वो रजब भट्ट, मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, हर इंसान बराबर है और बहुत ही मोहतरम है, लेकिन रजब भट्ट बेचारे जो हैं उनको आम तहसील लेवल का वकील जो है वो मिलेगा जाहिर है, और वो उनका केस करेगा। मतलब वो कोई, ठीक है वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या कहीं पर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या DGISI रहे हैं या वो आर्मी चीफ रहे हैं। अब एक तरफ ये वकील साहब जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कराची की कोर्ट में रजब भट्ट के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में, हर वो शख्स जिसके बारे में ये लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने हैं, हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है, हमारा ख्याल है कि वहाँ पर ये वकील साहब पाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब वकील साहब वहाँ मारे मारे फिर रहे हैं उन कोर्ट्स के अंदर रजब भट्ट के साथ।
जो, और दूसरी तरफ ज़रा वेवलेंथ को चेंज या दूसरी तरफ एस्केलेशन का चेंज देखिए कि एक तरफ रजब भट्ट, जिनको शायद कोई बड़ा मोतबर जो तहसील लेवल का वकील होगा वो भी शायद उनका केस ना ले, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का वो अनइम्पॉर्टेंट केस है, इसको ऐसे समझिए। और दूसरी तरफ वो वकील बने हुए हैं डीजी आईएसआई साहब का, फैज़ हमीद साहब के, और जो केस किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के। तो जितने भी मिलिट्री जनरल से रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे, वो मेरे तासर में, मेरे तजिए में, उनमें किसी ना किसी जगह पर ये वकील साहब पाए जाते हैं जहां पर उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो फिर क्या ये मेरा तासर या तजिया मेरा तो ये बन रहा है कि फैज़ हमीद साहब को ये कहा गया कि बस आप यही वकील रख लें, आपको हम इस तरीके से सज़ा देंगे, उसके बाद सज़ा माफ़ कर देंगे, हमने आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बुरा नहीं करना, शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करना पड़ना है, सब्र करें, बर्दाश्त करें, इस सारी चीज़ को, आपको जेल में रहना पड़ेगा, यही वकील है, इसी को आप इस्तेमाल करें। मेरा तजिया है, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, या किसी के ऊपर भी, जो भी एक रिनाउंड शख्सियत होती है, उसके ऊपर जो केसेस बनते हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, उसके अंदर एक कोई ना कोई पॉलिटिकल उसकी एंगलिंग होती है। ऐसे केसेस अदालतों की बजाय बाहर आवाम के अंदर लड़े जाते हैं। फैज़ हमीद साहब के केस को चलते हुए साल के करीब या उससे ज़्यादा कम हो गया है। आज तक आपने वकील साहब के मुंह से सुना कि फैज़ हमीद साहब को ये सहूलत नहीं दी जा रही, फैज़ हमीद साहब की तबीयत ख़राब है, फैज़ हमीद साहब ने किताबें मांगी नहीं दी गई, उन्होंने बेटी से मुलाकात मांगी नहीं दी गई या हो रही है, हमने फ़लाँ गवाह मांगा उसकी गवाही नहीं दी जा रही, फ़लाँ गवाह नहीं आ रहा, फ़लाँ आ रहा है, हमें फेयर ट्रायल मिल रहा है, हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, मेरा जो मौक्कल है उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती नहीं हो रही, हमें फ़लाँ जगह से रिकॉर्ड चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, फ़लाँ फ़ाइल चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, ये सब कुछ होना था। और फिर फैज़ हमीद साहब जो है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, वो मुनीर मलिक को वकील करते अपने, वो जो अनवर मंसूर साहब थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनको वकील, जो वाकई सफ़े अव्वल के वकील हैं पाकिस्तान के, वो उनको करते, किसी मतलब ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, किसी पड़पूंजे को तो वकील नहीं करते ना वो। तो अब यहाँ से ये समझिए कि पहले तो वेवलेंथ समझिए कि साबिक डीजी आईएसआई जो एक आर्मी चीफ सर्विंग जो है उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, दोनों की आपस में ठनी हुई है, और वहाँ पर कोई जो सफ़ा अव्वल के वकील हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब चलें, जो भी मुयस्सर हैं वो साल पूरा बोलते ही नहीं, कोई बयान ही नहीं देते, वो बताते ही नहीं ये सज़ा, मतलब कि ये चल रहा है ट्रायल, इसमें हमारे ये हकूक़ थे पूरे नहीं हुए, ये हुए हैं, हमें सुना गया है, हमारी जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड ठीक नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा बयान नहीं लिया गया, हमारा गवाह नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल वो खामोशी रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि जिस दिन उनको सज़ा होती है तो उनकी तरफ से एक लिखी पड़ी, जैसे आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि जी हमारे मौक्कल को ये सज़ा हुई है लेकिन इसमें बहुत सारी कोताहियाँ हैं और हम अपील करेंगे और हम जीत जाएंगे। उसके बाद अचानक से अब ये बयान आता है, ये दो ही बयान आते हैं वकील साहब की तरफ से सारे टाइम में, बाकी वकील साहब बिल्कुल खामोश है। हालांकि इस केस में उन्हें रोज़ बोलना चाहिए था, उन्हें रोज़ बताना चाहिए था मेरे मौक्कल के साथ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये हक पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो खामोश हैं। अब वो पहली दफ़ा बोल रहे हैं और बोल क्या रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देने जा रहे, कोई किसी केस में वो हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अच्छा, उन्होंने बयान दे दिया। आगे अंसार अब्बासी साहब जो हमारे तासर में कर्नल साहब के कहने के बगैर स्टोरीज नहीं करते, वो छाप रहे हैं, मतलब वो प्रिंट लिख रहे हैं, और आगे से जियो टीवी जिनके बारे में हमारा तासर है कि वो बहुत करीब हैं जर्नली सिस्टम के, वो आगे से छाप रहे हैं। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये मैसेजिंग जो थी ये हमारे जर्नल्स करवा रहे थे। अब अगला सवाल है क्यों करवा रहे थे? ये करवा रहे थे नून लीग को डराने के लिए। अब नून लीग को डराना क्या है? नून लीग को कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो तोशा खाना और दूसरे केस हैं वो तो आप सबको पता है कि हवाई है, केस तो असल बनना था। और नून लीग भी ये बार बार कहती है, फैज़ आपको याद करें कि जो जावेद लतीफ़ हैं वो टेलीविज़न पर बार बार बैठकर कहते हैं कि इमरान खान को 9 मई में सज़ा दें, 9 मई में दें, 9 मई में दें, आप सहूलतकारी कर रहे हैं, 9 मई में सज़ा नहीं दे रहे। तो अब वही चाल जनरल्स वापस खेल रहे हैं नून लीग से कि देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये तोशा खाना वगैरह तो उड़ जाने ऊपर की अदालतों में। हम ये केस बनाना चाहते थे 9 मई का, लेकिन इमरान खान तो उस वक्त पकड़े हुए थे, वो तो अरेस्ट थे, तो उन पर 9 मई का कैसे बनाएं? फैज़ हमीद को हमने सब कुछ करके देख लिया, मतलब तशद्दुद भी करके देख लिया, सब कुछ, उन्होंने तो बयान देने से इनकार कर दिया, तो अब ये केस नहीं बन रहा। अब ये केस नहीं बन रहा। आप सोचेंगे ये उनको क्यों बता रहे हैं? ये उनको इसलिए बता रहे हैं कि अब आप हमारे साथ मिलके चलें, अगर आपने थोड़ी बहुत जिद भी की तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा जेल से, केस तो अब कोई है नहीं, हमारे हाथ तो खड़े हैं, फैज़ हमीद तो बयान नहीं दे रहा। तो उन्हें स्क्वीज़ करने के लिए, उनमें से वैसे तो उनके अंदर अब कोई जूस नहीं निकला, वो रह गया, वो बेचारे तो छिलके हैं। आपने जो गंडेरी चूस के फेंकते हैं तो नून लीग की हालत वो है, ना उनके पास कोई वोट बैंक है, ना एहतराम है, ना इज्जत है, ना इक़दार है, ना वोट को इज्जत दो का बयानिया उनके पास इस टाइम कुछ नहीं है। वो एक चूसी हुई जो गंडेरी का जो फोक होता है वो है साइड पर पड़ा हुआ। लेकिन हमारे जनरल साहबान को भी जूस निकालना आता है, वो दोबारा उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं,
उसके ऊपर, और फिर उसको गन्ने के अंदर से गुजारेंगे, बेलने के अंदर से, ताकि जो कोई रहा सहा मिठास है वो भी नून लीग में से निकालें। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब हाथ खड़े हैं इमरान खान पर, कोई हम जयद किस्म का केस नहीं बना सकेंगे, तो वो तो बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों? ताकि चुप करके वंडर बॉय को मान जाए। जो भी वंडर बॉय आए, अब वो वंडर बॉय बिलावल हैं कि नहीं, इस पर आगे चलते हैं, लेकिन नून लीग को ये मनाने के लिए कि अब आप इसी तनख्वाह पे काम करें जो भी हम आपको कहते हैं, वरना इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ताना पाना समझ आ गया। इससे लगता है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब आते हैं वंडर बॉय की तरफ। एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया कि जरदारी साहब को हमारे जो जनरल साहबान हैं उन्होंने बिलावल साहब की कुछ एक्टिविटीज़ उनके सामने रखी हैं और कहा कि देखिए ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इससे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बंदा होना चाहिए। सारे चैनल्स को आज एक असाइनमेंट दी गई। अब से कोई 2 घंटे 2.5 घंटे पहले, हम 4 बजे के इर्द गिर्द ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कोई तकरीबन बल्कि 4:30 के करीब, तो कोई 2-2.5 घंटे पहले ये असाइनमेंट दी गई, एक वीडियो भेजी गई और फिर टिकर्स भेजे गए। और वो टिकर्स ये हैं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो हीरो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हीरो हैं, उन्होंने फटे चुक दिए हैं, उनके जो एहसान है पाकिस्तान पर वो किसी और के हैं ही नहीं, वो बड़े बहादुर जर्नैल हैं, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं। तो ये पहले दिन 2026 के साल का आगाज़ जो है, ये आईएसपीआर के ऑफिशियल्स और आईएसआई के ऑफिशियल्स जो हैं, मेनली आईएसपीआर के जो ऑफिशियल्स हैं वो मैसेजेस भेज रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेजेस भी हैं जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस को इन्होंने भेजे हैं। हम दिखा नहीं रहे क्योंकि वो लोग चुके जाएंगे उधर से। डिफरेंट मीडिया हाउसेस को भेजे हैं कि ये रन करें स्टोरी के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको आवाम पसंद कर रही है, वो आवाम की दिल के जानी हैं और वो हीरो हैं, और 2026 का आगाज़ इस तरीके से करवाया जाए। और उसके साथ एक वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी जारी की गई जिसका मकसद ये है कि किसी तरीके से लोगों को ये दिखाया जाए कि ये लोग बात कर रहे हैं स्ट्रीट पर, आम आदमी, लेकिन ये सारे हमारे ख्याल में, मेरे तासर में, ये सारे फिक्स्ड किस्म के इंटरव्यूज़ हैं, लोगों के टुकड़े रिकॉर्ड करा के और इनको मीडिया को दिया जा रहा है। सारा मीडिया बेचारा वही टिकर चला रहा है जो उनको भेजे गए हैं। अभी कल ही अता तारड़, जब वकास साहब के साथ ये स्टोरी उनकी चल रही थी, जो कतर के खिलाफ आईएसपीआर के ऑफिशियल्स ने टिकर्स रिलीज़ किए, जो वकास साहब का क्लेम था कि उन्होंने किए कि कतर के खिलाफ खबरें पाकिस्तान में लगाई जाएं, और अता तारड़ ने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने वकास साहब को इंडियन एजेंट और इंडियन अकाउंट डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त वो कह रहे थे कि आईएसपीआर जो है वो लेटर हेड पर सिर्फ भेजता है खबरें। आज दोबारा हमारे पास इतला है कि आईएसपीआर ने जो टिकर्स भेजे हैं वो बगैर लेटर हेड के, हमेशा जैसे वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं वही टिकर्स आज दोबारा भेजे हैं, और ये काम चल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शौकत बसरा सीधे हो गए हैं बैरिस्टर गौहर को, जो उन्होंने दी थी स्टेटमेंट कि हम भीख मांगते हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, खुदा का वास्ता कुछ करें। वो जो एक बड़ा ही हल्का किस्म का बयान था जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। हमने इसके ऊपर बड़ा नपा तुला तज्जिया किया था, लेकिन ज़रा शौकत बसरा साहब अवामी आदमी हैं, उन्होंने जैसे अपनी पार्टी में भी तो बंदे को बात करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए। सो शौकत बसरा साहब ने डांग फेरी है तो साथ मिलकर हम भी फेरते हैं। उन्होंने कहा कि यह बैरिस्टर गौहर का ज़ाती बयान है। अब गौहर साहब को सोचना चाहिए कि वो चेयरमैन है पार्टी के। अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल में से लोग कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है, तो ये उनकी भी तौहीन है, उनके ओहदे की भी तौहीन है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन जाएं और जो बयान दे रहा है उसके पीछे लाठ उठा लें। उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने मेरे ख्याल में इस बयान से पाकिस्तानियों की भी तौहीन की, इमरान खान की भी तौहीन की, अपनी भी उन्होंने तौहीन की। इतने सारे लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी तौहीन की। और मैं शौकत बसरा के सेंटीमेंट्स के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये उनका ज़ाती बयान है। इमरान खान ने ना उन्हें कभी इजाज़त दी है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल ने उन्हें ये इजाज़त दी है। बहुत ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टैंडिंग है उसको। उन्हें रिकन्सिडर करना चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए, भीख वाले लफ्ज़ वापस लेने चाहिए और आइंदा इज्तनाब करना चाहिए जब तक वो चेयरमैन के ओहदे पर हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक यंगस्टर हैं ज़ुरैन निज़ामानी। ये जो ज़ुरैन हैं, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा। इन्होंने ये एक पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका से, क्रिमिनल साइंसेस के अंदर, या जो भी इनका सब्जेक्ट बनता है उसके अंदर। इन्होंने कहा इट इज़ ओवर, कहानी ख़त्म हो गई, गेम इज़ ओवर, इट इज़ ओवर। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा इंग्लिश में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। वो आर्टिकल आया, मैं उसे पढ़ ही रहा था कि अचानक पेज से उसे गायब कर दिया गया। मैं अभी उस आर्टिकल को पढ़ रहा था, उस टाइम दरमियान में था कि वो पेज रिफ़्रेश हुआ और उसके बाद वो खुले ना। जब हमने फिर अपने सूत्रों से पता किया तो पता चला कि वो आईएसआई के एक ऑफिसर ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसको डिलीट कर दिया जाए। अब ये जाहिर, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये ज़रा ही क्लेम कर रहे हैं, गलत भी हो सकती है ये बात, लेकिन ये बात हो गई कि वो आर्टिकल जो प्रिंट में
जो प्रिंट पेपर के ऊपर छपी हुई अखबार उस पर भी था और ऑनलाइन भी था, वेबसाइट पे भी। तो वेबसाइट से अचानक वो आर्टिकल जो है वो डिलीट हो गया। अब एक तो हमारे दोस्त पढ़े लिखे नहीं, एक उनको अकल नहीं है कि जब प्रिंट हो गया, अखबार पे प्रिंट हो गया, आप डिलीट करवाएंगे तो ये और ज्यादा रेजोनेट करेगा लोगों के साथ, और लोग जिन्होंने नहीं भी पढ़ना वो भी पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने ये देखा, मैंने उसी टाइम पाकिस्तान किसी दोस्त को फ़ोन किया, उनसे कहा कि मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून चाहिए, सारी जो हार्ड कॉपी है। उन्होंने पूरी की तस्वीरें बना के मुझे भेज दी, जो जाहिर है को पढ़ने वाले थे, रोज़ पढ़ते हैं वो उसको। जब उन्होंने तस्वीरें भेज दी तो वो आर्टिकल भी उसमें था, उसको मैंने क्रॉप किया और ट्वीट कर दिया, और साथ उसका जो कंटेंट था उसको भी ट्वीट कर दिया, और साथ उसे उर्दू में कन्वर्ट करके उस सारे को उसका ट्रांसलेशन करके वो भी कर दिया। तो अगर अखबार में ये रहता तो शायद ये कोई 2000, 4000, 5000 बंदा पढ़ता। अब इसे जितने भी लाख लोग हमें देखेंगे वो भी सुनेंगे, और भी व्लॉग्स भी कवर करेंगे। ये मेरे सोशल मीडिया, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी पड़ा, उसके बाद सभी ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया जब मैंने शेयर किया, और अब ये इस वक्त वायरल हुआ है। तो आपकी अकल को, आप अगर कोई मेजर साहब हैं, कोई कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, मेजर जनरल साहब हैं, आपकी अकल को 21 तोपों की सलामी। अगर आपकी ये वाले काम आप करते रहें तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप अपने लिए खुद ही गड़े खोद रहे हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा क्या? इन्होंने लिखा कि ऐसे लोग, बूमर्स, बेबी बूमर्स, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा होने वाले लोग हैं, जिनकी उम्र इस वक्त रफली आप कह लें 60 से 80 साल के दरमियान है। ये वो लोग हैं जो 1945-46 से लेके 1965 के दरमियान, 2-4 साल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये इन लोगों को बेबी बूमर्स कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो सारे बाबे कह लें, आपने जो भी कहना है, उन्होंने कहना है ये जो ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें हैं जो इक्तदार में हैं, इनके लिए ये खत्म हो चुका है। ये नौजवान नस्ल, आप जो कुछ इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रहे। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर और अपने जो नैरेटिव को फ़रोग देने की कोशिश कर लें, ये काम नहीं कर रहा। पैट्रियटिज्म ज़बरदस्ती नहीं बिक रहा। ये जो हुब्बुल वतनी आप ज़बरदस्ती की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फितरी तौर पर ये तभी लोगों के दिल में बात उतरती है जब सब को बराबर के मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मौसर निज़ाम मौजूद हो, तो तभी लोग खुद ब खुद पैट्रियटिज्म की तरफ जाते हैं। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें और उनके हकूक़ यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। वो वैसे भी करेंगे। नौजवान जहन, जनरेशन जैन जी जो है, जैन अल्फा है, वो बिल्कुल नहीं जानते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते, मैंने कह दिया, वो बिल्कुल जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद आपके नुक्ता नज़र को जिसे आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। जो आप उनको ज़बरदस्ती फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें सब नज़र आ रहा है कि आप असल में क्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वो बोलते नहीं हैं क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं। बोलेंगे तो आप उन्हें उठा के मारेंगे, कत्ल कर देंगे। इसलिए वो, उनकी ज़ुबानें इसलिए बंद हैं कि वो सांस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज़ से कहने से डरते हों क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इक़्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये आपकी आवाम में मकबूलियत के बारे में नहीं बताता तो आपको चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। नौजवानों ने ये समझ लिया कि काफ़ी हो गया है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते। वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत मिसाली होगा अगर सोचेंगे वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वो खामोशी से निकल जाएंगे और मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दोस्त जो बोले थे उनको खामोश कर दिया गया। गोलियां नहीं उन्होंने लिखा, लेकिन यही कहा कि उनको खामोश कर दिया गया, उन पर जुल्म किया गया। लेकिन बूमर्स के लिए ये सब खत्म हो चुका। बाबों के लिए और जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनके लिए सब खत्म हो चुका। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं। जैन जी इंटरनेट चाहती है, तेज़ इंटरनेट चाहती है। इक़्तिदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं और इंटरनेट को स्लो करना चाहते हैं। जनरेशन जैन जी जो है वो सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स इन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जैन जी फ्री लांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर्स रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। इनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं। यही वजह है कि बूमर्स हार गए हैं। आप जितनी जंगें चाहे करवा लें, जैन जी इन पर मीम्स बनाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें। जैसे प्लेटफॉर्म जैन जी जो है वो रंबल, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छलांग लगाकर अपनी राय देगी। बूमर्स अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, कार ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मईशत हमें सौंपी गई वो आपके इखलाक से भी गंदी है। लेकिन इस सब के बावजूद हम चलते रहे। किताबों, सोशल मीडिया, कॉफ़ी शॉप्स, डबल पैटी, बीफ पैटी, बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते रहे। हम गंदे पानियों में तैरते रहे। हम आपकी टीवी पर तकरीरें नहीं देखते क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का समा है। बहुत ही खूबसूरत ये आर्टिकल लिखा है एक नौजवान ने, जो जाहिर है खुद भी जैन जी से है।
और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा है और पूरी तफसील इसमें बयान कर दी है कि किस तरीके से हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है और हम समझ चुके हैं आपकी घिनौनी और गंदी गेम को। और अब आप कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, जहां मर्जी जाएं, कोई आप पर एतबार करने वाला नहीं है। तो आप इससे खुद समझ लीजिए कि इनके साथ ये कितना बड़ा हादसा हुआ है कि जो अगली नस्ल है वो इनकी पूरी गेम जो 78 साल में एक्सपोज है, और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है और जो इस नैरेटिव को एक्सपोज करने वाले हैं उन तमाम लोगों को जाता है कि इन्होंने जितनी भी कोशिश की आज ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए खड़े हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा उन्होंने, ज़रूर पढ़िएगा। ये मेरे ट्विटर के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप जाकर वहाँ से पढ़ना चाहें, यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीर भी लगा दूंगा। लेकिन ये कि ज़रूर पढ़िएगा, इन्होंने इस आर्टिकल को उतरवाया है। उतरवाने का फ़ायदा ये हो गया कि और ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है, ये जहाँ नहीं पहुँचना था मैसेज वहाँ भी पहुँचा है। मुख्तसर बात यही कि आज की नौजवान नस्ल को आपके घिनौने कामों का पता चल गया है और उनका अब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो मुल्क छोड़ सकते हैं तो वो छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ है वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो आपसे डरते हैं कि आप उन्हें जान से ही मार देंगे, अदरवाइज वो ज़रूर आपके खिलाफ बोलें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।